हेलो बच्चों, माई सेल्फ के घर और वन शॉट क्विक रिवीजन सीरीज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रोटेशनल मोशन। काफी पावरफुल, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट इसकी वेटेज भी काफी ज्यादा है। इसके जो कल जेई मेन पीवाईक्यू सीरीज की वीडियो आने वाली है उसमें एक लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जैसे कि रे ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक में थे। अगर मैं सही कह रहा हूं तो अप्रोक्सीमेट 91 क्वेश्चंस की वो वीडियो रहने वाली है। हो सकता है 2 4 5 ऊपर नीचे हो क्वेश्चन, बट अप्रोक्सीमेटली 91 क्वेश्चन की या 97 क्वेश्चन के अप्रोक्स की वो वीडियो रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन वन शॉट रिवीजन में। ओके, तो बस आपको क्या करना है, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, हाइप कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। क्लियर है? शुरू करते हैं बेटा। रिजिड बॉडी, अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ इट डू नॉट डिफॉर्म ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। किस बॉडी को रिजिड बॉडी कहा जाता है बेटा? जो फोर्स लगाने पे डिफॉर्म ना। अब ये जो नोट्स हैं ये हमें दिए गए हैं हमारी एक स्टूडेंट नमिता ने, नमिता फ्रॉम बरवाला हिसार हरियाणा। ठीक है, उसने ये नोट्स हमें रोटेशनल मोशन के लिख कर दिए हैं बेटा। उनको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। आप लोगों के लिए बहुत सारे बच्चे एफर्ट लगा रहे हैं, आपके सीनियर्स एफर्ट लगा रहे हैं बेटा, बात समझ रहे हैं। वो डिफरेंट चैप्टर के मुझे नोट्स बनाकर दे रहे हैं। कोई टाइम से आ जाता है, कोई थोड़ा बहुत डिले, क्योंकि कॉलेज में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज उन्हें करनी होती हैं बेटा। In this chapter, we will study the motion of a rigid body. Therefore, this is also known as rigid body dynamics. Rotational motion को RBD या RGBD बोल देते हैं, rigid body dynamics बेटा। Movement of inertia, पहली टर्म जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, वो क्या है? This term represent the inertia toward the rotational motion. जैसे वो लिखा हुआ है, higher value of MOI, इसको क्या बोल देते हैं बेटा शॉर्ट में? MOI। इसको और क्या बोल देते हैं? MOI। हायर वैल्यू ऑफ MOI रिप्रेजेंट्स द मोर डिफिकल्ट टू चेंज इट्स रोटेशनल मोशन। इट इज MOI इन रोटेशनल मोशन इज इक्वलेंट टू द मास इन ट्रांसलेशनल। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था, इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास। हायर द मास, हायर इज द इनर्शिया, मोर डिफिकल्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। वैसे ही घुमाने के लिए जो हमें टर्म देखनी पड़ेगी इनर्शिया, उसे हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। हायर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मोर डिफिकल्ट इज टू रोटेट दैट बॉडी और टू चेंज इट्स रोटेशनल मोशन बेटा। ऐसा यूनिट इसकी किलोग्राम मीटर स्क्वायर होती है। क्यों होती है बेटा? क्योंकि इसका फॉर्मूला पॉइंट मास के लिए होता है I इंटू आई इज इक्वल टू MR स्क्वायर बेटा। क्या होता है बेटा? ये I इक्वल टू MR स्क्वायर फॉर अ पॉइंट। इसका जो सम होता है बेटा वो एक स्केलर सम है। ये हमारे पास क्या है बेटा? स्केलर सम। इसमें नेगेटिव साइन नहीं होगा क्योंकि मास भी पॉजिटिव है, R का स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिवली ऐड ही होता चला जाएगा बेटा। स्पेशल केस, अगर कोई पॉइंट मास लाइन या एक्सिस के ऊपर ही लाई करे, यहां R क्या था बेटा? R क्या था? यहां पर ड्रॉ किया गया, वैसे ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस। इस पे भी ध्यान देना है बेटा, काफी बच्चे इसे मिस करते हैं। भाई एक्सिस से तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हमें कौन सा डिस्टेंस लेना होता है बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्लियर बात? स्पेशल केस, अगर पार्टिकल एक्सिस पे लाई कर जाए तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है नोट बेटा। क्या कहता है ये नोट? ये कहता है हमारे पास MOI अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास अमंग ऑल द पैरेलल एक्सिस इज अ मिनिमम। अगर हम बहुत सारे एक्सिस ड्रॉ करें पैरेलल टू द एक्सिस, तो जिस एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से पास करेगा उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा? मिनिमम होगा। उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बच्चों? मिनिमम अमंग ऑल द पैरेलल एक्सिस। अगर कोई दो एक्सिस परपेंडिकुलर हैं तब नहीं कंपेयर कर सकते,
आप एक एक्सेस ये ले लो, एक ये, इनको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, फर्दर वैल्यूज लिखकर कंपेयर कर सकते हैं, बट डायरेक्टली नहीं कह सकते कि किसका बड़ा होगा किसका छोटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा समझ रहे हैं? फॉर 2 पॉइंट मासेस, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, न्यूमेरिकल में काफी बार ये हमारे पास यूज होता है बेटा, अलग अलग चैप्टर में भी यूज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यूज होता है, डायपोल के केस में, है ना, ग्रेविटेशन में भी यूज होता है, कई जगह यूज होता है बेटा। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर कोई 2 पॉइंट मासेस डी डिस्टेंस दूर हैं एक दूसरे से और मासेस हैं m1 m2, तो जो एक्सेस सेंटर ऑफ मास में से पास करेगा, जो एक्सेस सेंटर ऑफ मास में से पास करेगा और लेंथ के परपेंडिकुलर होगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू डी स्क्वायर। अगर बाय चांस ये एक्सेस किसी एंगल पे और थीटा पे, तो यहां क्या लग जाता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा लग जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ये उन्हीं को पता चलेगा जो नोट्स, जो वीडियो देख रहे हैं बेटा। नोट्स में ये चीज नहीं लिखी हुई है, आपको अपने पीडीएफ में इसे ऐड कर लेना है कि अगर ये एंगल थीटा पे हो इस लाइन के साथ, तो यहां मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से। एमओआई, एमओआई ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम हो तो उस बॉडी के एक छोटे से पार्ट का हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे डीएम आर स्क्वायर। टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी इंटीग्रेशन से आ जाएगा, क्या होगा बेटा, आर स्क्वायर इंटू डीएम। इस छोटे मास को लेंगे डीएम, ये आर स्क्वायर। अब जो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सीधा आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे, कंपोनेंट लेने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आई आपको? परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम बेटा, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम क्या होती है, ध्यान से देखिए बेटा। कहता है एप्लीकेबल ओनली ऑन 2D ऑब्जेक्ट और लैमिना। पहली बात तो ये समझनी है कि ये जो परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम है, ये सिर्फ 2D और लैमिना ऑब्जेक्ट के ऊपर ही वैलिड है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेनर ऑब्जेक्ट और अ लैमिना, लैमिना समझते हैं ना, जिसकी थिकनेस 0 होती है, वही प्लेनर ऑब्जेक्ट हो गया बेटा। अबाउट एन एक्सेस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ एमओआई ऑफ लैमिना about two axes at right angle to each other in the plane of lamina provided all these axes are concurrent। अगर हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये पार्टिकल के लिए बना लिया हमने, कोई हम इसको ऑब्जेक्ट ले सकते हैं बेटा, कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी इस तरीके से आप इसको ऐसे मान सकते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ है बेटा। तो इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर जो एक्सेस है वो जेड एक्सेस है बेटा, यहां पर एक्स आना था, यहां क्या आना था बेटा, एक्स। ये एक्स एक्सेस है प्लेन में, ये वाई एक्सेस है। तो जेड एक्सेस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एक्स का प्लस वाई का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है बेटा। इस चीज की जरूरत यहां पर नहीं थी, ठीक है। ओके, इस चीज की जरूरत नहीं थी बेटा, ये इरेज करके लिखा गया है। चलिए, तो इस बात को आपको समझना है बेटा कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो डेरिवेशन के लिए होता है, तो उन्होंने अपनी नोटबुक में से डेरिवेशन के कॉरस्पॉन्डिंग वो डायग्राम बना दी होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ये ऑब्जेक्ट कौन से प्लेन में पड़ा है, एक्स वाई प्लेन में। ये ऑब्जेक्ट कौन से प्लेन में है बेटा, इन एक्स वाई प्लेन बेटा। अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो जेड एक्सेस इसके परपेंडिकुलर है, तो एक्स एक्सेस के लॉन्ग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई के लॉन्ग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आई जेड। एक्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक्सेस इन द प्लेन ऑफ लैमिना, बट ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर, इसलिए एक्स वाई जेड लिखे गए हैं बेटा। पैरेलल एक्सेस थ्योरम बेटा, पैरेलल एक्सेस थ्योरम क्या कहती है, एमओआई अबाउट एनी एक्सेस इज इक्वल टू द sum of is equal to the sum of MOI about an axis passing through COM and parallel to given axis and the product of mass of the body with square। मैं आपको समझा देता हूं, वो पूरी डेफिनेशन है। अगर हमें एक एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो मैं इसके पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ करूंगा जो सेंटर ऑफ मास में से पास करेगा। मुझे इसके अबाउट लिखना है,
मैं इसके पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ करूंगा जो सेंटर ऑफ मास में से पास करेगा। उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ICU है। इन दोनों एक्सिस के बीच में हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेंगे बेटा। इन दोनों एक्सिस के बीच में हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेंगे। ओके, तो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स में हम इसी को यूज करते हैं। ओके, समझे बेटा? तो ICOM यहां से भी हमें पता चलता है किसी भी एक्सिस के अबाउट जो पैरेलल है, अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं तो क्या है, ICOM प्लस MD²। ये तो हमारे पास हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो यहां से भी हमें क्या पता चलता है, I इज ग्रेटर देन हमेशा ICOM। इससे हम क्या कह सकते हैं कि ICOM इज मिनिमम अमंग ऑल पैरेलल एक्सेस, जो हमने पहले एक नोट लिखा था बेटा। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्या ये बात समझ में आई बेटा? फिर आता है MOI फॉर्मूलाज बेटा। MOI के फॉर्मूलाज क्या है वो देखते हैं बेटा। यूनिफॉर्म रॉड के लिए अगर हमारे पास ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, थिन रॉड होनी चाहिए थी, थोड़ी सी थिक बना दी, L लेंथ, क्लियर है? ये कैसी होनी चाहिए थी बेटा, थोड़ी सी थिन रॉड होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, आप इसको सेट करने की कोशिश कर लेते हैं। यहां थोड़ा सा ही फर्क है, कुछ ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, बस इस तरीके से, है ना, तो दैट कि जो बच्चे PDF देखें उनको थोड़ा क्लियरली। हाँ, ये एक थिन रॉड है बेटा। कैसी होती है ये? थिन यूनिफॉर्म रॉड। तो अगर आप देखें इसका लेंथ L है, तो जो एक्सेस सेंटर से पास करेगा उसके अबाउट होता है ml²/12, जो एज में से पास करेगा उसके अबाउट होता है ml²/3। सबसे ज्यादा यूज होने वाले यही दो फॉर्मूला है। फिर अगर एंगल थीटा हो, रॉड के साथ एंगल कितना हो, थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, sin²θ। यही वो मैं आपको 2 पॉइंट मास्टर्स के लिए बता रहा था। अगर सेंटर से पास कर जाए बेटा तो ml²/12, साथ में क्या लग जाएगा, sin²θ। यूनिफॉर्म रिंग बेटा, अगर एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो, आप समझ रहे हैं, अगर हमारे पास ये एक रिंग है और एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर एक्सिस, इन चीजों का ध्यान रखना होता है। क्वेश्चंस में वो अक्सर आपको ये कहता है कि भाई एक्सिस परपेंडिकुलर है या क्या है। अगर मान लो ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, ठीक है, ये यहां करके दिखा देता हूं आपको, है ना, तो ये एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके प्लेन में। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको ये समझना होगा, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इस केस में ये सारा मास r डिस्टेंस पे है बेटा। ये सारा मास कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाता है, mr²। एक्सिस अलोंग डायमीटर, ये क्या हो जाता है, mr²/2। यूनिफॉर्म डिस्क बेटा mr²/2 हो जाता है। ये याद रखने हैं बेटा आपको सारे फॉर्मूला। ये कौन सा एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। ये वाला बेटा डिस्क के डायमीटर से जाएंगे, अलोंग डायमीटर तो 4, तो रिंग में भी क्या हो गया, आधा हो गया, डिस्क में भी क्या हो गया, आधा हो गया। वहीं अगर हमारे पास ये होलो रिंग है, इस रिंग को अगर आप नीचे खींच दो तो ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर, होलो सिलेंडर। इसमें भी अगर आप देखें तो सारा मास एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे होगा, थोड़ा इमेजिन करो, होलो सिलेंडर बेटा, ये एक्सिस है, तो सारा मास r डिस्टेंस पे होगा, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके जैसा है, सेम एज ऑफ रिंग। जब तक मास का डिस्टेंस नहीं बदलेगा तब तक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलेगा। ये सिलेंडर है, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन किसकी तरह काम करता है, डिस्क की तरह, तो सेम एज ऑफ डिस्क बेटा, mr²/2। स्फेरिकल शेल अगर सेंटर से पास कर रहा है, होलो स्फीयर ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी बताया, ग्रेविटेशन में भी, उसको शेल बोलते हैं। उसके लिए क्या होता है बेटा, 2/3 mr²। सॉलिड स्फीयर के लिए अगर आप देखें बेटा तो ये कितना होता है, 2/5 mr²। रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए अगर आप देखें तो अब यहां पर समझने वाली बात है बेटा, जैसे मैंने कहा था, जब तक मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहे, अगर मान लो ये मेरे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ b है, तो इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mb²/12। अब अगर आप इसकी ऐसे थिकनेस बढ़ा रहे हो,
जबकि ये लेंथ क्या रही, सेम। जो ये एलिमेंट इस एक्सेस से पहले किसी डिस्टेंस पे था, जब मैंने इसकी थिकनेस बढ़ाई तो वो अभी भी उतने डिस्टेंस पे है, फिर बढ़ाई फिर भी उतने। जब तक एलिमेंटल मास का डिस्टेंस एक्सेस से सेम रहेगा तब तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। इसीलिए इस रेक्टेंगुलर प्लेट में, लैमिना में, इस एक्सेस के अबाउट आपको ये लेंथ देखनी है बेटा। ये लेंथ कितनी है, बी है, तो इस एक्सेस के लिए क्या हो गया, mb²/12। ये वाली लेंथ कितनी थी बेटा, a थी, तो इस एक्सेस के अबाउट क्या हो गया, ma²/12। तो सर क्या आप इस एक्सेस के अबाउट बता सकते हैं कितना होगा, ma²/3 होगा। इस एक्सेस के अबाउट देखेंगे तो mb²/3 होगा। ऐसे ही इस एक्सेस के अबाउट भी mb²/3, इस एक्सेस के अबाउट ma²/3। तो वही रॉड वाला कंसेप्ट लगेगा जब तक मास सेम है। जैसे ये ml²/3 है, इस मास को नीचे इलोंगेट करते रहो, मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या रही, सेम एक्सेस से, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम रहेगा। अब z के अबाउट लिखेंगे तो क्या होगा, इसके अबाउट प्लस इसके अबाउट, तो क्या लग गई, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लग गई बेटा। समझ रहे हैं, क्या लग गई बेटा, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। स्क्वायर लैमिना में ए बी के बराबर होगा बेटा। अगर ए बी के बराबर है तो ये कितना बन गया, ma²/6। किसके अबाउट बेटा, अबाउट एन एक्सेस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर। क्या ये बात समझ रहे हैं बेटा। कोण के अबाउट बेटा, जब ये होलो कोण है, इसको दबा दोगे तो ये डिस्क बन जाएगा, तो डिस्क के लिए क्या है, mr²/t। सॉलिड कोण है तो अंदर से भरा हुआ है, दब नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा बेटा। ट्रायंगुलर लैमिना जिस एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो तीसरा जो वर्टेक्स, ये तो दो में से तो पास ही करेगा, जो वर्टेक्स का डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, तो उसके mh²/6 आ जाएगा बेटा। क्लियर है। फिर आपको एक रिजल्ट याद रखना होता है बेटा। रिजल्ट क्या है कि जो IZ है, जो एक्सिस परपेंडिकुलर टू स्क्वायर है, उसके अबाउट तो ma²/6 है, बट जो एक्सिस प्लेन में है, जो एक्सेस प्लेन में है, जरूरी नहीं कि ये सेंटर से पास करे बेटा। अगर मैं ये वाला एक्सेस ड्रॉ करूं, कोई भी एक्सेस जो प्लेन में है, तो इसके अबाउट भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा, इसके अबाउट भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ma²/12। अबाउट फॉर अ स्क्वायर लैमिना MOI अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर लाइंग इन द प्लेन ऑफ लैमिना, लाइंग इन द प्लेन ऑफ लैमिना बेटा। लैमिना के प्लेन में जो होगा उसके अबाउट क्या होगा, ma²/12। ये नोट आपको याद रखना है, काफी बार ये यूज होता है बेटा। क्लियर है। फिर आता है होलो सिलेंडर। अब ये थिक है ना, होलो सिलेंडर, इसका रेडियस भी गिवन है, लेंथ भी। तो ये हमारे पास एक्सेस होता है, एक्सेस ऑफ सिलेंडर। जब वो सिंपल कहेगा एक्सेस ऑफ सिलेंडर, तो उसका मतलब क्या होता है बेटा, ये वाला एक्सेस, ये रिंग की तरह काम करता है, तो इसलिए mr²/mr²। जब आप सेंटर में से पास होते हुए एक्सेस के अबाउट देखोगे, सेंटर में से पास होते हुए एक्सेस के अबाउट बेटा, तो लेंथ की वजह से कितना आएगा, ml²/12। ये रिंग है, डायमीटर में से देखोगे तो कितना आएगा, mr²/2। ये समझो ना बेटा, ये क्या बन गई, रिंग, रिंग के सेंटर में से परपेंडिकुलर mr²। ये रिंग है तो रिंग का डायामीटर के अबाउट mr²/2, लेंथ के लिए ml²/12। ऐसे ही अगर आप यहां से देखें तो लेंथ है तो ml²/3, ये रिंग का डायामीटर है तो mr²/2। अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे तो बेटा याद रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे ही सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर किसकी तरह काम करता है, डिस्क की तरह। ये इसका एक्सेस हो गया है बेटा, तो डिस्क के सेंटर में से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क है बेटा, तो क्या हो जाएगा, mr²/2। अगर लेंथ के सेंटर में से पास करे, लेंथ के सेंटर में से पास करे तो क्या होगा, ml²/12 प्लस डिस्क का डायमीटर हो गया तो mr²/12। यहां से पास करेगा तो ml²/3 और
डायमीटर ऑफ डिस्क में से करेगा तो mr²/2। समझ आई बेटा? ये एक्सेस ये डिस्क की तरह काम कर रहा है और ये डिस्क का डायमीटर, तो इसलिए mr²/4। लेंथ के एंड में से पास कर रहा है तो ml²/3। ऐसे आपको ये याद रखने हैं। फिर आता है एक एनुलर डिस्क बेटा। एनुलर डिस्क क्या होता है? जिसमें इंटरनल रेडियस आपको दिया हुआ है r1, ये r1 दिया हुआ है, और एक्सटर्नल रेडियस कितना दे रखा है r2। जो बचा हुआ है ये वाला पार्ट, इसी का मास m है। इसका मास m है बेटा, पूरी डिस्क का नहीं था जिसमें से होल बनाया है ना, वो अलग केस होता है। ये जो बची हुई डिस्क है एनुलर डिस्क, कौन सी डिस्क होती है बेटा? ये एनुलर, जिसका इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2। तो इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा? m/2 r2² + r1। इसको हल्के में मत ले लेना बेटा, अक्सर बच्चे इस प्लस में गड़बड़ कर जाते हैं, वो ये हल्का से देख के चले जाते हैं बेटा और पेपर में चिपका देते हैं। यार हमेशा यही तो होता है, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल। तो ज्यादातर बच्चे क्या लगाते हैं? माइनस। माइनस नहीं लगाना बेटा, क्या आएगा? प्लस आएगा। क्लियर है? तो इस बात पे फोकस रखना है, इसलिए मैंने यहां स्टार लगा दिया ताकि तुम इस प्लस के ऊपर ध्यान दे पाओ। ठीक है बेटा? क्या ये बात समझ में आई आपको? ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे टीचर ऑनलाइन बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं कि कैसे याद रखना है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप मेरी बात माने तो सीधा याद रखें, अगर आपको नहीं सीधा याद रहता, आपको एक ट्रिक की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो मैं भी एक ट्रिक बता देता हूं बेटा। डिस्क है, ये हमारे पास क्या था? स्फीयर था। ठीक है? मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूं कि पहले, चलो वो बाद की बात है। रिंग, यहां पर क्या लिख लेना है बेटा? आपको ऊपर लिख लेना है 2mr²। सब में क्या लिख लेना है? 2mr²। मैं ऐसा कम करता हूं, बट क्या करें, अब सब बता रहे हैं इस तरीके से तो मैंने भी ऐसे बना दिया, ये ऐसे। ठीक है? तो नीचे क्या आएगा? 2, 3, 4, 5। ये हमारे पास बन गया बेटा। तो 2 से 2 काट देंगे 3। अब सर याद कैसे रखेंगे? रिंग, शेल, डिस्क, स्फीयर। तो इसको याद रखने के लिए क्या बनाया था बेटा? ये हमने कभी बनाया था, इसको बोल देते हैं रिंग की जगह क्या आ गया? रिंकू। काफी फेमस नाम है। ठीक है? फिर आ जाता है शीला, ये भी काफी फेमस नाम है बेटा। ठीक है? ऐसे रिंकू एंड शीला, मैं किसी पर्सनल नाम को नहीं यूज कर रहा बेटा, ये एक जनरल नाम ले रहे हैं। ठीक है? डिस्को, यहां पर क्या ले लेते हैं बेटा? डिस्को, डिस्क, डिस्को स्फीयर पे नाचने लगे। डिस्को स्फीयर, ये पूरा ही आ गया बेटा। पे नाचने लगे, नाचने लगे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, बहुत ही फेमस नाम है रिंकू एंड शीला, डिस्को स्फीयर पे नाचने लगे बेटा। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, रिंकू से रिंग, शीला से शेल, डिस्को से डिस्क, स्फीयर का स्फीयर। तो अगर आपको ये दिक्कत रहती है कि नहीं याद रहता तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर डायमीटर के अबाउट देखेंगे तो इसको 1/2 से कर देंगे। डायमीटर के अबाउट देखेंगे इसको 1/2 कर देंगे। बाकियों में तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि स्फीयर और शेल में से तो जो सेंटर से पास करेगा वो डायमीटर तो होगा ही। तो आप इस तरीके से भी इसे याद रख सकते हैं बेटा। डायरेक्टली याद है तो बड़ी अच्छी बात है, शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बहुत छोटे से सिंपल से फॉर्मूला है। आप जब इतने बड़े बड़े फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं, बाकी सभी चैप्टर के, बायो के इतने बड़े बड़े खतरनाक नाम याद कर लेते हैं, तो ये तो बहुत ही छोटे से फॉर्मूला थे बेटा। ओके? तो नेक्स्ट, रेडियस ऑफ गायरेशन बेटा। यहां प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, कुछ बच्चे इसे जायरेशन बोलते हैं, कोई गायरेशन बोलते हैं, कुछ और भी बोल सकते हैं। तो मेन क्या है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज टू बी प्लेस्ड टू कीप MOI सेम। कहता है एक बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I है। अब मैं यहां पर इस बॉडी की जगह सारा मास एक पॉइंट पे रखूं, तो इस एक्सिस से किस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रखूं सच दैट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन सेम। अगर ये सारा मास एक पॉइंट पे आ गया तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है mr² यानी कि mk²। तो k क्या बन जाता है बेटा? I/√I/m। इस बात को आपको ध्यान में रखना है बेटा। क्लियर बात?
टोटल मास फॉर विच आई इज रिटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो m है ये कौन सा लेना है। कई बार बच्चे गलती करते हैं बेटा, अगर मान लो हमारे पास दो मासेस हैं या तीन मासेस हैं, मान लो मैं यहां एक एग्जांपल ले लेता हूं कि ये हमारे पास d/2 है और ये हमारे पास, ये तो सेम ही आ जाएगा d/2, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मुझे जो यहां पर k इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां जो मास आएगा वो कितना आएगा बेटा 2m। इनका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लूंगा और मास कितना लूंगा 2m लूंगा बेटा। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं, जब हम ट्रायंगल वाला क्वेश्चन देते हैं कि इसके अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन लिखो, स्क्वायर का लिखो, तो बच्चा एक रॉड का मास ले लेता है। यहां किसका लेना है बेटा, जितनी रॉड होंगी जितना मास होगा जिसके लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है वो सारा मास यहां पर लेना है। क्लियर है। और दूसरी यहां पर जो बच्चे गलती करते हैं कि ये जो डिस्टेंस होता है एक्सेस का सेंटर ऑफ मास से होता है बेटा, ऐसा गलत है बेटा। ये एक बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि भाई रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, एक्सेस का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। ये गलत है बेटा, ऐसा नहीं होता। ये एक अलग ही पॉइंट है, इसका सेंटर ऑफ मास से कोई लेना देना नहीं। क्यों, जब कोई बॉडी सेंटर ऑफ मास में से पास करेगी तब भी उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेटा। तो वो कितनी दूरी पे रखना पड़ेगा, के डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास से भी, तब जाके वो मूवमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाता है। फिर आता है बेटा टॉर्क। टॉर्क हमें क्या कहता है बच्चों, ध्यान देना है। टॉर्क कहता है इट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट होता है बेटा, इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्लियर है। फिर कहता है इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होते हैं, सभी बच्चों को पता है, जो हमने एनएलएम में पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि फोर्स कैन चेंज इट्स मोशन बेटा, कैन चेंज द मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट, वो सारी चीजें होती हैं बेटा, ठीक है, जब शेप बदलता है। बट यहां रोटेशनल मोशन में अलग तरीके का इफेक्ट बताया गया है बेटा, ठीक है। बॉडी कैन हैव ओनली ट्रांसलेशनल मोशन इफ लाइन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास। अगर ये कोई बॉडी फ्री बॉडी है बेटा, कैसी बॉडी है बेटा, ये फ्री बॉडी है, अगर कोई फोर्स इसके लाइन ऑफ मोशन में से सेंटर में से पास कर जाए, जो फोर्स है वो कहां से पास कर जाए, सेंटर ऑफ मास में से, जिस लाइन के लॉन्ग फोर्स लगती है बेटा उसे क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ फोर्स और लाइन ऑफ एक्शन। अगर वो सेंटर ऑफ मास में से पास कर जाए तो बॉडी सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है बेटा ये टी शेप वाला, कि मैं फोर्स कहां लगाऊं कि बॉडी सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन हो, तो वो कहां लगानी पड़ेगी, यानी कि आपको क्या लोकेट करना होता है उस केस में, सेंटर ऑफ मास लोकेट करना होता है। तो सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशनल का ये क्वेश्चन बन जाता है। फिर कहता है बॉडी कैन हैव ट्रांसलेशनल एज वेल एज, मैं याद करा दूं आपको कि आपको वीडियो लाइक भी करनी है बेटा। A body can have translational as well as rotational motion when a line of force is not passing through center of mass। जब लाइन ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास में से पास नहीं करेगी तो इसके पास कंबाइंड मोशन हो सकता है बेटा, ओके। बॉडी कैन हैव ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन ओनली व्हेन इट एक्सपीरियंस टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। ये हम अभी लास्ट में बात भी करेंगे और बच्चों के फेस पे स्माइल भी आ जाती है जब इसके बारे में बात करते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इस टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस को कपल बोलते हैं बेटा, है ना, क्या बोलते हैं बेटा, कपल बोलते हैं। तो टॉर्क, टॉर्क हमारे पास क्या है, अब हम बात करते हैं टॉर्क की। ये तो हमने पढ़ा कि जो फोर्स लगाएंगे वो किस तरीके से रोटेशनल ट्रांसलेशनल या दोनों मोशन प्रोड्यूस करेगी। यहां पर अब हम बात कर रहे हैं टॉर्क की। It is the rotational effect of force and it depend on the force and the distance of point of application from the force। जो हमारे पास ये टॉर्क है ये किस पे डिपेंड करती है, फोर्स पे भी, और किस पोजीशन पे हम लगा रहे हैं फोर्स, एक्सेस से कितनी दूरी पे लगा रहे हैं उस पे भी डिपेंड करती है बेटा। तो क्या होता है, एक्सेस ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे वो, उन दोनों के बीच में जो वेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। जिस एक्सिस के अबाउट घूमेंगे उसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जिस पॉइंट पे फोर्स लगेगी उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है, यानी कि इट एक्ट अलोंग
एक्सेस है बेटा, ये आगे चलकर बताएंगे आपको। जैसे ये हमारे पास है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है बेटा, तो जो टॉर्क है वो ऐसे दिखाया गया है आपको, ये वाला रोटेशनल वेक्टर बेटा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टॉर्क इज आउटवर्ड। इसके अलोंग आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए बेटा, इसके अलोंग आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए, तो थंब आ गया, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, एक्सियल वेक्टर बेटा। आर क्रॉस एफ, अब ए क्रॉस बी क्या होता है बेटा, ए बी साइन थीटा। तो यहां ऊपर हमने वेक्टर लिखा था, नीचे हमने क्या लिखी है बेटा, मैग्नीट्यूड, तो ऊपर से वेक्टर हटा देंगे। अब इसको दो पार्ट में लिखा जाता है, एफ साइन थीटा को क्या लिख लिया जाता है बेटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, आर के परपेंडिकुलर। किसी किसी क्वेश्चन में आर परपेंडिकुलर आसानी से दिखता है, किसी किसी क्वेश्चन में आर परपेंडिकुलर आसानी से दिखेगा बेटा। ये लाइन ऑफ एक्शन है, एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ भी लिख सकते हैं, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं बेटा। ये जो हमारी कल जेई मेन पीवाईक्यू आएगी बेटा, उसमें आपको सभी क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाएंगे, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? नोट बेटा क्या कहता है, ये एक क्वेश्चन में काम आता है, दोनों में काम आता है बेटा। यूजफुल इन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एंड, इतनी खराब राइटिंग नहीं है मेरी, बस ये जब ऐसे ऐसे लिखता हूं तब होता है, इंटेंशनली है ना। यूजफुल इन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम बेटा, ठीक है। अगर एक पॉइंट है, उससे एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है बेटा, तो वो कितना होता है, अगर ये लाइन की इक्वेशन है, इस पॉइंट से देखना है, तो इस कोऑर्डिनेट को यहां पुट कर दो, ए y1 बी x1 प्लस सी डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट प्लस y का कोफिशिएंट। यहां पर ये क्या है बच्चों, x1 y1 है, ये x1 है, ये y1 है। क्लियर है बेटा बात? कई बार बच्चों को नहीं पता चलता बीच में, थोड़ा सा इसको क्लियर करने की कोशिश यहां पर की गई है, ठीक है भी। तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा। क्लियर है? फिर आता है कपल, ये आ गया ना, वही स्माइल आ जाती है बच्चों के फेस पे क्लास में, है ना। अ पेयर ऑफ टू, इसके ऊपर बहुत सारे मीम भी बनते हैं। अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस फॉर्म अ कपल विच प्रोवाइड रोटेशनल मोशन टू द बॉडी बट नो ट्रांसलेशनल मोशन बेटा। अगर हमारे पास ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगी, तो ये भी इधर घुमाएगी, ये भी इधर घुमाएगी, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा। नेट फोर्स क्या हो गई, जीरो, तो इसलिए ट्रांसलेशनल मोशन जीरो, सिर्फ रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करेगा। मैंने पीछे ट्रांसलेशन बोल दिया था बेटा, सिर्फ रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करेगा। तो ये नेट टॉर्क को क्या हो जाती है, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। एफ कोई भी एक फोर्स ले लो, दोनों बराबर है, आर परपेंडिकुलर इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी, इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर जब हम टॉर्क लिखते हैं तो ये फॉर्मूला यूज में आता है। फिर आता है बेटा टॉर्क पढ़ने के बाद स्टैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, यानी कि बॉडी एट रेस्ट बेटा। स्टैटिक्स मतलब बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट बेटा। ओके, क्या होता है जब हम एनएलएम में पॉइंट मास की बात करते हैं बेटा, एनएलएम में पॉइंट मास के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि सिर्फ हम नेट फोर्स जीरो कर देते हैं बेटा। बट यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, रिजिड बॉडी, यानी कि जिसका कोई साइज हो, तो उसके इक्विलिब्रियम के लिए हमें एफ नेट भी जीरो करना पड़ेगा बेटा, हमें एफ नेट भी जीरो करना पड़ेगा और टॉर्क नेट भी जीरो करना पड़ेगा, दोनों जीरो करने पड़ेंगे। एफ नेट तो इन जनरल एक्स वाई जेड डायरेक्शन में हो जाता है, टॉर्क नेट किसी एक पर्टिकुलर एक्सेस के अबाउट लिखना होता है। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे है तो वो सभी एक्सेस के रिस्पेक्ट में है, तो सभी के अबाउट टॉर्क जीरो कर सकते हैं बेटा। अब आती है एक टर्म, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बेटा, मेरा मन तो कर रहा है मैं यहां करवा दूं, बट ये वन शॉट हम थ्योरेटिकल क्विक रिवीजन वीडियो देख रहे हैं, तो अगर सभी के ऊपर क्वेश्चन कराने जाएंगे तो ये फिर लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। कल हम जेई मेन के पीवाईक्यू लेकर आएंगे, वहां इसको अप्लाई करना सिखाएंगे बेटा आपको। और आपने ऑलरेडी नीट के पीवाईक्यू की वीडियो देखी होगी, वहां भी बड़े पेशेंस के साथ इसको अप्लाई करना सिखाया है बेटा आपको। मैकेनिकल एडवांटेज, फटाफट से लाइक जरूर करना है बेटा, लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है।
मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है बेटा, एनएलएम में भी इसके बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये होता है वेट और लोड टू बी लिफ्टेड डिवाइड बाय मिनिमम एफर्ट टू बी अप्लाइड। जितना हमें वेट उठाना है, जितना हमें फोर्स लगाना है बेटा, उसके कोरस्पॉन्डिंग होता है। ये एनएलएम में भी होता है। यहां अगर हम देखें तो ये एक लीवर प्रॉब्लम की तरह होता है बेटा। यहां पर क्या होता है, एक वेट होता है, ये लेंथ L1 है, यहां हम क्या लगाते हैं बेटा, फोर्स लगाते हैं। यहां पर ये वेट के पास होता है बेटा। जैसे वो हैंड पंप आप देखते हो ना बेटा, यहां हम क्या लगाते हैं, एफ लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, L2। जैसे वो हैंड पंप होता है, अगर आप सबने देखा होगा, तो उसका जहां हम फोर्स लगाते हैं वो लीवर की लेंथ बड़ी होती है बेटा। तो अगर मुझे ये इसको लिफ्ट करना है तो FL2 शुड बी ग्रेटर देन FL1। तो इसकी टॉर्क बड़ी होनी चाहिए बेटा, F इंटू एल, ये टॉर्क बड़ी होनी चाहिए, तो ये ऊपर लिफ्ट हो जाएगा बेटा वेट। क्या ये बात समझ रहे हैं? इसीलिए यहां पर ये जो आ जाता है मिनिमम के लिए, जब आप देखते हैं तो ये क्या आ जाता है, L2/L1। तो सिंपल, अगर आपको ये अगर आपको कुछ डिसाइड करना है कि मैं एक वेट को उठाऊं और मुझे 1/4 लेंथ फोर्स लगानी पड़े, 1/4, तो मैं इस लीवर की लेंथ को 4 टाइम कर दूंगा। अगर मुझे 1/8 चाहिए तो मैं 8 टाइम कर दूंगा। अगर मुझे 1/10 चाहिए तो इसका ये 10 टाइम हो जाएगा। तो जितने टाइम मुझे फोर्स कम करनी है उतने टाइम में लेंथ बढ़ा दूंगा बेटा। इनएक्यूरेट वेइंग बैलेंस के ऊपर भी एक दो क्वेश्चन आपको कभी कभार देखने को मिल जाते हैं बेटा, कि अगर हमारे पास कोई एक फिजिकल बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस समझते हैं, स्प्रिंग बैलेंस तो अलग होता है जो हम देखते हैं ग्रेविटेशन में, एनएलएम में। ये फिजिकल बैलेंस होता है बेटा, दो साइड पे पैन होते हैं बेटा, राइट पैन लेफ्ट पैन। बात समझ रहे हैं? इसमें वेट रखते हैं, ठीक है, इसमें क्या रखते हैं, वेट। तो कहता है अगर हम राइट पेन में रखें तो कोई और रीडिंग आए, लेफ्ट पेन में रखें तो कोई और रीडिंग आए, तो इसकी एक्यूरेट रीडिंग क्या होगी, तो उन दोनों रीडिंग का प्रोडक्ट रूट में ले लेंगे, तो ये हमारे पास ट्रू वेट आ जाएगा। ये मास के लिए भी है, अगर आप मास लिखेंगे, क्योंकि जी तो कॉमन आके कट जाएगा बेटा। फिर हमारे पास केस आता है प्योर रोटेशनल मोशन का बेटा, फिक्स एक्सिस रोटेशन भी बोलते हैं फार, ठीक है। इन दिस मोशन द पार्टिकल्स ऑफ बेटा क्या कह सकते हैं हम, पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी मूव इन अ सर्कल विद द सेंटर लाइंग ऑन द एक्सिस बेटा। पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव इन अ सर्कल विद द सेंटर लाइंग ऑन एन एक्सिस। इस एक्सिस पे सारे पार्टिकल घूम रहे हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, angular velocity and angular acceleration is same for all the particle of the body except the particle on the axis। एक्सिस वालों को रेस्ट पे मान लिया जाता है बेटा, बाकी सभी ये सेम एंगल कवर करेंगे सेम टाइम में बेटा, इसलिए हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेम। फिर कहता है ये कंसेप्ट बहुत रेयरली यूज होता है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी सेम अबाउट ऑल द एक्सिस विच आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा है, तो किसी और एक्सिस के अबाउट देखोगे तो वो भी ओमेगा ही मिलेगी जब आप रिलेटिव सिस्टम लगाओगे बेटा। फिर हमारे पास क्या आता है बेटा, टॉर्क। टॉर्क हमारे पास क्या होती है, आई अल्फा। ये हम फिक्स एक्सिस रोटेशन में यूज करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। जो हमने आर क्रॉस एफ लिखा था बेटा, उसमें यह था कि हमने एफ फोर्स लगाई तो इसका रोटेशनल इफेक्ट होगा आर क्रॉस एफ। उस रोटेशन की वजह से इस बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आया। अब मेरी बात समझ रहे हैं, एक ये रॉड है, मैंने फोर्स लगाई, तो इस फोर्स ने कितनी टॉर्क दी, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ दी। अब इस टॉर्क की वजह से इसके पास एक्सेलरेशन कितना आया, जैसे हम लिखते थे ना एफ इज इक्वल टू एम में, तो ये लिखा भी हुआ देखिए सिमिलर टू एफ इज इक्वल टू एम में, तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, टॉर्क हो गई, कितनी हो गई, आई अल्फा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, मास की जगह क्या आ रहा है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां पर भी देखिए, और v की जगह क्या आ रहा है, ओमेगा। तो फॉर्मूलाज क्या हैं, सेम टू सेम। फॉर्मूलाज क्या हैं बेटा, सेम टू सेम। m की जगह i, a की जगह अल्फा, फोर्स की जगह टाउ। काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, ये ट्रांसलेशनल होती है, ये रोटेशनल होती है बेटा। ऐसी वर्क डन एफ डॉट एस होता है, टाउ डॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। पावर, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती थी, एफ डॉट वी, यहां क्या आ जाएगी, टाउ डॉट ओमेगा। एवरेज पावर देखेंगे तो वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। क्या ये बात समझ में आई बेटा, सबको क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आती है पुली ब्लॉक प्रॉब्लम बेटा।
ये बड़ी फेमस है, काफी सारे क्वेश्चन आपको इसके ऊपर बेस्ड मिल जाते हैं। क्या कहता है यहां पर, हमें कैसे पता चलेगा कि यही पुली प्रॉब्लम हमारे पास एनएलएम में है, सेम डायग्राम रोटेशन में है। कैसे? इस केस में पुली का मास रेडियस दिया होगा बेटा, एमओआई दे दिया, या फिर आपको क्या दे सकता है, मास और रेडियस। और दूसरा मेजर डिफरेंस, पुली हैज सफिशिएंटली रफ टू अवॉइड स्लिपिंग ऑफ स्ट्रिंग। एनएलएम में पुली क्या थी? एनएलएम में पुली मासलेस थी बेटा एंड फ्रिक्शनलेस थी। यहां सफिशिएंट फ्रिक्शन है कि ये स्ट्रिंग इसके ऊपर स्लाइड है नहीं करेगी, स्लिपर नहीं करेगी, तो ये पुली भी यहां पर घूमेगी। एनएलएम में ये नहीं घूमती थी। अगर ये ब्लॉक इधर आ रहा है नीचे तो ये पुली भी घूमेगी। तो इसका एक्सेलरेशन, एनएलएम में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था बेटा? एक्सेलरेशन का m1 माइनस m2 g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यहां पर भी वही है, कौन सी इफेक्टिव फोर्स है जो इनको चलाएगी? m1 माइनस m2 g। कौन कौन चलेगा? m1 चलेगा, m2 चलेगा, साथ में ये पुली घूमेगी। तो घूमेगी तो इसका इफेक्टिव मास लेना था, रोटेशनल इफेक्टिव मास। वो क्या आता है बेटा जब आप डेरिवेशन करते हैं? I बाय आर स्क्वायर। I इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आर स्क्वायर इज द, R इज द रेडियस। इफेक्टिव मास ऑफ द पुली, पुली इज मोस्टली डिस्क बेटा। अगर डिस्क है तो डिस्क के केस में ये कितना हो जाएगा बेटा? m/2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई बेटा? फिर ये क्या कहता है, ये टेंशन T1 बड़ी होगी बेटा T2 से। क्यों? क्योंकि ये पुली इस तरफ घूम रही है, ये पुली इस तरफ घूम रही है बेटा, इधर घूम रही है, तो ये टेंशन क्या होगी? बड़ी होगी, तभी तो ये इस तरफ घूमेगी बेटा। तो ये आपको समझना है, जिस तरफ पुली घूमेगी उसी तरफ टेंशन बड़ी होगी, तभी तो ये उस तरफ घुमा पाएगा। दूसरी बात, अगर हमसे ए पूछा है तो ये चल जाएगा। अगर उसने पूछ लिया पुली का एक्सेलरेशन कितना है एंगुलर, तो वो क्या आ जाएगा? A/R, क्योंकि यहां कोई स्लिपिंग नहीं हो रही बेटा। तो प्योर रोलिंग के लिए जो कंडीशन आगे लिखेंगे वही यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा। फिर अगर मल्टीपल पुली हो बेटा, अगर ये मल्टीपल पुली है तो क्या होगा? इफेक्टिव मास जो इसे चला रहा है वो सेम फोर्स है। मास कितना हो गया जो चलेगा? ये साथ में ये घूमेगी तो I1R1 स्क्वायर, ये घूमेगी तो I2R2 स्क्वायर। फिर हमारे पास इसको बोलते हैं स्टेप पुली। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेप पुली और ट्विन पुली प्रॉब्लम। ट्विन पुली तो ऊपर वाले को भी बोल देते हैं बेटा, इसको स्टेप पुली बोल देते हैं। स्टेप पुली में क्या होता है कि एक ही पुली है, उसके दो अलग अलग रेडियस हैं बेटा। एक पुली है, उसके दो अलग अलग रेडियस है। मेरे पास बोतल नहीं है आज, मान लो ये है, ये एक बड़ा रेडियस है, ये एक छोटा, ये दोनों अटैच्ड है। यहां पर भी स्ट्रिंग रैप्ड है और यहां पर भी स्ट्रिंग रैप्ड है। एक में ब्लॉक हो सकता है, दोनों में ब्लॉक सेम डायरेक्शन में हो सकता है दोनों में ब्लॉक ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे इसमें ऑपोजिट है तो क्या होगा? जब एक ब्लॉक नीचे आएगा तो दूसरा ऊपर उठेगा। बट दोनों में मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन होगा बेटा? क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग स्लिप नहीं करेगी, तो इसका अल्फा और इसका अल्फा सेम होगा। तो अल्फा क्या होगा बेटा? A1/R1 A2/R2। ऐसे ही हमारे पास ये क्वेश्चन आता है बेटा दो पुली का। अगर ये इसके ऊपर बेल्ट है, ये हमारे पास क्या है बेटा? बेल्ट है पुली के ऊपर। ये अगर ऐसे घूमेगा तो इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम। अगर अलग अलग होगी तो बेल्ट टूट नहीं जाएगी बेटा, तो बेल्ट को तो तोड़ना नहीं है, तो इसलिए ω1R1 इक्वल टू ω2R2। वैसे ही अगर अल्फा के बीच में रिलेशन देखना है तो वो भी सेम है। ऐसे ही अगर कोई दो पुलिस कॉन्टेक्ट में है और नो स्लिपिंग हो रही है तो दोनों की वेलोसिटीज बराबर होंगी बेटा, तो ω1R1 α1R1 इक्वल टू α2R2। फिर ये एक स्पेशल केस है, अदरवाइज हम एग्जांपल नहीं लेते, बट ये डेरिवेशन है, रिजल्ट है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं लेते डेटाबेस, बट रिजल्ट तो हम न्यूमेरिकल के देखते हैं बेटा। तो क्या कहता है? काफी पॉपुलर है, दो स्ट्रिंग से लटका देगा, एक स्ट्रिंग को कट कर देगा बेटा, कुछ उस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अ यूनिफॉर्म रॉड of mass m length L hinged at one end free to rotate in vertical place as shown, released from the horizontal position। horizontal से छोड़ दिया तो ये ऐसे नीचे जाएगा बेटा। find its angular acceleration just after the release।
जस्ट आफ्टर द रिलीज बेटा कौन सी फोर्स लगेगी, mg, जिसकी वजह से ये घूमेगा। फोर्सेस तो यहां हिंज भी लगाएगी, बट वो हिंज रिएक्शन फोर्सेस हिंज में से पास करेंगे बेटा, तो हिंज के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगी, जीरो। तो मैं किसके अबाउट टॉर्क जीरो कर दूंगा बेटा, हिंज के अबाउट मैं टॉर्क लिख लूंगा बेटा। तो हिंज के अबाउट जब आप टॉर्क लिखोगे तो क्या आएगी, mgl/2, तो वो हमारे पास हो जाएगा आई अल्फा। तो ये हमारे पास हिंज के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। क्या आ गया बेटा, हिंज के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। क्या ये बात समझ में आई बेटा आपको, क्लियर है, हिंज के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये क्या कहता है, फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे था बेटा, l/2 पे, तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, अल्फा इंटू l/2। जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3g/4। अब यहां 80 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, 0, तो सिर्फ कौन सा बचेगा, टेंजेंशियल। अब जैसे मैंने कहा था कि हिंज रिएक्शन फोर्स भी लग रही है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा। अब अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बेटा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेट माइनस आर वाई इज इक्वल टू mcum, तो यहां से क्या आ जाएगी, हिंज रिएक्शन फोर्स। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो बेटा। तो वो ये क्वेश्चन जो आता है इसमें कहा जाता है इसको कट कर दिया, जस्ट आफ्टर कटिंग ये टेंशन कितनी होगी, तो यही होगी बेटा mg/4 हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है बेटा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल वीडियोस भी डाली जाती हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि अगले साल कुछ एक्सपेरिमेंटल वीडियोस आपके लिए लेकर आए, और जो हम रेगुलर कोर्स स्टार्ट करेंगे बेटा, जो हम प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर क्या नेक्स्ट सेशन से मई ऑनवर्ड, ठीक है, हम एक रेगुलर कोर्स स्टार्ट करेंगे। उस रेगुलर कोर्स में भी आपको इस जो जहां जहां एक्सपेरिमेंटल वीडियोस होती हैं, यूट्यूब की वीडियोस हैं, बहुत सारे लोगों ने डाल रखी हैं, उन्हीं को रेफरेंस लगाकर भी जैसे हम क्लास में दिखाते हैं वैसे आपको दिखाएंगे, सो दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। डिटेल में आपको पढ़ाएंगे जैसे क्लासेस में पढ़ाते हैं। नीट 2025 जो इतना टफ एग्जाम था बेटा, उसमें भी 37 to 38 क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट नोट्स में से आए थे। जो एग्जांपल्स हम क्लास में कराते हैं सारे वन शॉट नोट आपको दे दिए, आप कंपेयर कर सकते हैं, थ्योरेटिकली सारे पॉइंट कवर्ड है, ठीक है। और ये कई सालों से ऐसे ही चलते आ रहे हैं बेटा, क्वेश्चन ऐड ऑन होते रहते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज्यादातर नीट 2025 में भी थी। तो जो बच्चे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बेटा, अगर आप में से कुछ बच्चों को ये लग रहा हो कि सर मैं अगले साल भी अगले सेशन के लिए, अगले नीट के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहता हूं, जो 12th क्लास का बच्चा हो, 11th क्लास का हो, जिसको लगता हो कि मुझे फिर अभी ड्रॉप लेना है, अभी तो मैंने बोर्ड के एग्जाम दिए हैं, मैंने इस साल प्रिपरेशन नहीं करी थी, तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों के कमेंट से ही मुझे आइडिया लगेगा कि कितने बच्चे हैं जो इस चीज के लिए एग्री करेंगे। क्लियर है बेटा, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी ही नीट के जस्ट बाद हम कोर्स स्टार्ट करेंगे, फुल डिटेल में बढ़िया तरीके से आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, सो दैट आपकी जो फिजिक्स है वो बाकी दो सब्जेक्ट से स्ट्रांग होगी, वीक नहीं होगी। मैं कोई बड़ा प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं कि इतने मार्क्स ले आएंगे, ये मैं सिर्फ इतना प्रॉमिस कर रहा हूं कि बाकी दो सब्जेक्ट से बेहतर आपकी फिजिक्स कर दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है बेटा। क्लियर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द रोड फ्रॉम द हिंज विच फॉल्स फ्रीली जस्ट आफ्टर द रिलीज। अगर हम इसको छोड़ दें तो फ्रीली फॉल करने का मतलब वो पॉइंट बताओ जिसका एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा। सर ये तो हिंज्ड है, फिर एक्सेलरेशन जी से बराबर ही नहीं, बड़ा भी होता है। जब आप इसको पुट करेंगे a इक्वल टू अल्फा आर इक्वल टू जी, तो वहां से r की वैल्यू आती है 2l/3 एट p। ये हमने p पॉइंट ले लिया बेटा। तो यहां से O से लेकर P तक एक्सेलरेशन G से छोटा है, P पे एक्सेलरेशन G के बराबर है, और अगर आप P के बाद देखोगे तो एक्सेलरेशन G से बड़ा होगा। यही मैंने यहां पर ऑब्जर्वेशन लिखी है। तो इस रोटेटिंग रॉड के ऊपर क्या एक्सेलरेशन G से बड़ा हो सकता है एक हिंज रॉड के ऊपर? यस, हो सकता है। इसी के साथ वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है बेटा कि ये एक रॉड पड़ी है, यहां एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा, ठीक है,
ये जो नीचे गिरेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट जी से ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा, इसलिए ये हमारे पास पहले नीचे पहुंच जाता है। तो वो एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, इस तरीके से रखी हुई है बेटा। यहां एक कप है, यहां एक बॉल है, छोड़ दिया जाता है, तो ये कप एग्जैक्टली यहां आ जाएगा, बट पहले आएगा और ये जी से आएगा। क्लियर है? क्योंकि ये डिस्कनेक्ट हो जाता है बेटा। ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा जब एक्सपेरिमेंट आपको कराऊंगा बेटा रेगुलर कोर्स में, बट ये बात आपको ध्यान में रखनी है बेटा। क्लियर है? इसके ऊपर क्या बनता है? एक्सपेरिमेंट बनता है बेटा। फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड। अब जब हमसे स्पीड पूछी जाती है बेटा, तो आपको क्या लगाना होता है? एनर्जी कंजर्वेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हिंज रिएक्शन फोर्सेस हैं, उसका वर्क डन क्या रहेगा बेटा? जीरो रहेगा अबाउट द हिंज, क्योंकि टॉर्क नहीं है। तो कौन वर्क करेगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगी बेटा। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो ये हमने रेफरेंस ले लिया बेटा। फाइनल पोजीशन ये वाली है, यहां ओमेगा लिख रहे हैं, और इसको क्या बोलते हैं बेटा? व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल, और इसको बोलते हैं मैक्सिमम, ये लिखा हुआ है, सॉरी लिखा हुआ है बेटा, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड, और ये और था, और एंगुलर स्पीड व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल। तो क्या लगाओगे? काइनेटिक एनर्जी बेटा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी रेफरेंस से नीचे? mg माइनस एल बाई टू। काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो ओमेगा क्या आ जाएगा बेटा? √3g बाय एल आ जाएगा। क्लियर है? फिर हमारे पास आती है बेटा रोलिंग। रोलिंग कंबाइंड मोशन है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन का। बहुत सारी जगह पर यह कहा जा रहा है कि रोलिंग कट गई है। मैं भी इस बात से एग्री करता हूं कि जो इसके टफ वाले क्वेश्चन थे वो कट गए हैं, आ भी नहीं रहे 24 और 25 और 26 में। ठीक है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है जो थोड़ा सा रोलिंग बेस्ड है, बाकी सभी क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, जैसे स्पीड लिखनी है। रोलिंग को कैसे समझना है? अगर आपको किसी भी चैप्टर में ईएमआई में भी जरूरत पड़ती है बेटा, इंड्यूस ईएमएफ के लिए, तो आपको समझना है कि रोलिंग इज अ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। प्लस कौन सा बेटा? अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम, स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर सम। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर सम बेटा। टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी का सम हो जाएगा, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी का वेक्टर सम हो जाएगा, कितना होगा? √v² प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्या ये मेरी बात समझ रहे हैं बेटा आप? तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं। फिर आती है प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग बेटा। जब रोलिंग में स्लिपिंग नहीं होती, बाय डिफॉल्ट हम यही मान के चलते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारे केस में हम यही मान के चलते हैं जब उसने रोलिंग बोल दी बेटा। कंडीशन क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज जीरो, क्योंकि स्लिपिंग नहीं होनी बेटा। अगर ये दो पॉइंट स्लिप नहीं करेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से मूव करेंगे बेटा। तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम तरीके से। अगर किसी की वेलोसिटी कम ज्यादा होगी फिर तो वो स्लिप कर जाएगा, तो स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। तो जब हम ग्राउंड पे देखते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन यही होते हैं, तो v इक्वल टू ओमेगा आर। सर ये तो वैसे भी होता है सर्कुलर मोशन में v इक्वल टू ओमेगा आर, इसमें फर्क है बेटा। ये वेलोसिटी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, जिस वेलोसिटी से ये सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ मूव कर रहा है बेटा, और ये ओमेगा जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहा है, जो वो हम लिखते हैं v इक्वल टू ओमेगा आर, वो क्या होती है बेटा कि अगर ये सर्कल ओमेगा से घूम रहा है तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो होती है v इक्वल टू ओमेगा आर। अब मेरी बात समझ रहे? जैसे यहां लिखा था, ये v क्या है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और ओमेगा से घूम रहा था, तो ये ओमेगा आर किसकी थी? इस रेडियस की वेलोसिटी, इस पॉइंट की जो इस डिस्टेंस पे है। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ओमेगा आर होता है। ये कंसेप्चुअली न्यूमेरिकली सेम है, कंसेप्चुअली दो अलग अलग पॉइंट है। तो प्योर रोलिंग के केस में आपको ये समझना है बेटा कि अगर हमारे पास कोई ये व्हील प्योर रोल करता हुआ जा रहा है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई? 2v। इस पॉइंट पे कितनी हो जाती है? √2v। इस पॉइंट पे कितनी हो जाती है? √2v। और इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा? 0 हो जाती है। क्या ये मेरी बात समझ में आई? डायरेक्शन मैंने यहां गलत ड्रॉ करी है बेटा। √2v इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन होता है, यहां आएगा। ठीक है, √2v नेट। यहां पर भी
√2v नहीं था, इधर भी v है, इधर भी v है, तो नेट वेलोसिटी क्या बचती है, √2v। क्लियर बात। ये हमारे पास कंपोनेंट वेलोसिटीज हैं, ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। क्लियर बात बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये प्योर रोलिंग में होता है। ऑन मूविंग सरफेस, अगर प्योर रोलिंग ऑन मूविंग सरफेस हो तो इस लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी इस सरफेस की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, v माइनस ओमेगा आर इक्वल टू वीपी। बेटा ये क्वेश्चन वैसे काइनेमेटिक्स में भी आता है बेटा, कि अगर एक स्फीयर या एक रिंग या एक डिस्क रोल करता हुआ हाफ राउंड कंप्लीट करता है, कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है बेटा, हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, हाफ रोटेशन कंप्लीट करता है बेटा। तो ये वाला पॉइंट P यहां आ जाएगा। जब ये स्लाइड नहीं करेगा बेटा तो ये वाली सरफेस यहां आ जाएगी, ये Q पॉइंट यहां आ गया बेटा। तो जब ये स्लाइड नहीं करेगा तो ये खुलेगा, धीरे 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 ऐसे बिछ जाएगा। तो ये कितना आ गया, पाई आर, ये 2r। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाता है बेटा, ये वाला फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का बन जाता है बेटा। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहां पर आपको बताए। फिर हमारे पास कुछ नोट आते हैं बेटा, क्या कहता है, इन प्योर रोलिंग द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0। ये हमने अभी अभी बात करी, स्लिप नहीं करेगा। अगर स्लिप नहीं करेगा तो फ्रिक्शन कैसी होगी बेटा, स्टैटिक होगी। फ्रिक्शन कैसी होगी बेटा, स्टैटिक होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेके म्यू एन आर कितनी भी हो सकती है। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, 0। तो इसकी वजह से कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, नो एनर्जी लॉस इन प्योर रोलिंग। अगर एक बॉडी प्योर रोलिंग पे चलना शुरू कर दे तो वो प्योर रोलिंग में कॉन्टिन्यूअसली चलती जाएगी, फ्रिक्शन की वजह से कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। अगर स्लाइड करा दे, एक बॉडी को धक्का दे दे, तो फ्रिक्शन की वजह से वो थोड़ी देर में रुक जानी चाहिए, लॉस होता है। प्योर रोलिंग अगर हो गई, प्योर रोलिंग अगर वो स्लिप करती हुई जाएगी तब नहीं, प्योर रोलिंग हो गई तो कहता है वर्क डन, कोई फ्रिक्शन कोई वर्क नहीं करेगी, 0, कोई उसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी बेटा, वो कॉन्टिन्यूअसली रोल करती जाएगी। क्लियर है। तो आपने कई बार देखा होगा, रोल करा दें ऑब्जेक्ट को तो ज्यादा दूर तक जाएगा, चलता ही रहेगा काफी दूर तक, स्लाइड कर दें तो वो जल्दी रुक जाता है ना। हम ये भी कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस, वो भी एक कंसेप्ट है, बट यहां कह रहा है कि ये फ्रिक्शन काम ही नहीं करती, वर्क डन लॉस नहीं करती एनर्जी का। फिर आता है बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। टॉपिक का नाम यहां मिस हो गया, कट गया मेरे से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। अगर कोई बॉडी रोल कर रही है तो मैंने क्या कहा था, अगर वो रोल कर रही है तो इट इज द सम ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर सम, और अगर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम। ट्रांसलेशनल हाफ mv², रोटेशनल हाफ i ओमेगा स्क्वायर। अगर बॉडी प्योर रोल कर रही है, जो बाय डिफॉल्ट हम लेते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप लिख दो mk², k क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, ओमेगा क्या आ गई, v/r। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये किसके बराबर बन जाता है बेटा, हाफ mv² प्लस हाफ mv² k²/r। ये हमारे पास ट्रांसलेशनल कंपोनेंट है और ये हमारे पास रोटेशनल। क्वेश्चन में अलग अलग पूछा जाता है बेटा। और ये हमारे पास क्या है, रोलिंग, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। क्या ये बात समझ में आई बेटा आपको, क्लियर है। तो इसका ध्यान आपको रखना है। k²/r², जैसे कि हमने बात करी, k किसके बराबर है, √i/m। तो रिंग के लिए ये कितना होता है, 1। सिर्फ रिंग के लिए नहीं, होलो सिलेंडर के लिए 1/2 फॉर डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर, 2/3 फॉर शेल, 2/5 फॉर अ स्फीयर। क्लियर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ h। ये एक रिजल्ट है बेटा, ये एग्जांपल जो ली गई है ये हमारे पास क्या है बच्चों, रिजल्ट है। ये हमारे पास क्या है बच्चों, रिजल्ट है, SIPB इसे आप कह सकते हैं। ठीक है। कहता है अगर हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट हो तो मैं इसके ऊपर कहां फोर्स लगाऊं, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे फोर्स लगाऊं, सच दैट ये बॉडी प्योर रोल करती जाए बेटा। ये h कहीं इधर उधर से ड्रॉ कर दिया था, सेट कर देते हैं इसको। ये कहां पर फोर्स लगाएं कि ये बॉडी प्योर रोल करती हुई जाए बेटा।
तो वो फॉर्मूला होता है, कहां लगाओगे, I/mr। कहां लगाओगे बेटा, I/mr। I इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, m इज मास, r इज रेडियस बेटा। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आज के टाइम पे, रोलिंग में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक काइनेटिक एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग। अगर आप इंक्लाइंड प्लेन, हमारे पास पहली मस्ट कंडीशन है बेटा, इट शुड बी रफ, मस्ट कंडीशन है रफ फॉर रोलिंग, इट शुड बी रफ बेटा। रोल ये तभी करेगा जब ये इंक्लाइंड प्लेन क्या होगा बेटा, रफ होगा, स्मूथ पे ये रोल नहीं कर सकता। क्लियर है। फिर जब ये रोल करेगा बेटा तो इसका एक्सेलेरेशन होता है g sin थीटा, स्मूथ में होता है डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर। तो आपको याद रखना है, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन में g को डिवाइड कर देना है g को लिख देना है g बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ड्यूरिंग प्योर रोलिंग, मैंने फिर से यहां कहा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन is 0, therefore no energy loss, final energy is equal to initial kinetic energy। फाइनल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम बेटा। आप इसको यहां पर क्या ले लोगे, रेफरेंस, यहां स्पीड क्या हो गई v, यहां से स्पीड क्या छोड़ी थी 0। तो इनिशियली एनर्जी क्या थी सारी mgh, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो 0 थी। तो काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम किसके बराबर होती है बेटा, mgh। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जब ये फ्रिक्शन क्या करती है, फ्रिक्शन कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। स्पीड क्या होगी एट द बॉटम बेटा, एट बॉटम व्हेन बॉडी रीच टू द बॉटम। तो हमारे पास स्पीड क्या होगी बच्चों, वो होगी √2gh होती थी बेटा, √2gh, g को डिवाइड कर दिया 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर। टाइम टू रीच ऑन बॉटम बेटा, टाइम टू रीच एट बॉटम, ये हमारे पास क्या होता था बेटा, L इक्वल टू 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो एक्सेलरेशन g साइन थीटा बाय के आर स्क्वायर। तो इसमें ये k 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। इसी वजह से हमारे पास ये नोट आता है बेटा, क्या कहता है ये नोट, ये कहता है कि अगर हम टॉप से एक रिंग, शेल, सॉलिड सिलेंडर, स्फीयर को रिलीज कर दें तो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसका होगा, रिंग का। तो एक्सेलरेशन मिनिमम, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इनवर्स टू दिस। स्पीड विल बी एट द बॉटम इज मिनिमम, क्योंकि ये ज्यादा है, बट टाइम टेकन टू रीच द बॉटम इज मैक्सिमम। जिसकी स्पीड कम वो टाइम ज्यादा लेगा बेटा। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना है बेटा, कमेंट करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो ये हमारे पास एक एक्सेलरेशन का रिजल्ट आ गया बेटा, और ये वेलोसिटी का। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, स्फीयर का। सबसे ज्यादा वेलोसिटी स्फीयर की। सबसे कम टाइम कौन लेगा, मिनिमम टाइम कौन लेगा बेटा, स्फीयर लेगा। यहां ये ग्रेटर है और यहां ये ग्रेटर है, ठीक है बेटा। तो इस बात को ध्यान रखना है। स्फीयर रीच द बॉटम एट फर्स्ट विद मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। नोट बेटा, फिर ये वाला भी नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं। अगर एक बॉल रोल करती हुई हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जाएगी तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक राइज कर सकती है। अगर ये प्लेन स्मूथ हो, अगर ये प्लेन स्मूथ हो तो हाइट होती है v²/2g, क्योंकि तब सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। बट अगर ये प्लेन रफ हो तो कौन सी काइनेटिक एनर्जी बेटा, टोटल काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन सी थी, सिर्फ ट्रांसलेशनल। इसलिए यहां पर h क्या आएगी, v²/2g 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और कमाल की बात देखो क्या है, अगर ये h1 है तो h2 h1 से बड़ा आ रहा है। ये धोखा देता है बेटा, ये पेपर में क्या देता है बेटा, धोखा देता है। क्योंकि बच्चा सोचता है रफ पे तो कम होनी चाहिए हाइट, भाई रफ पे तो कम होनी चाहिए। एक जर्नल परसेप्शन है कि रफ पे तो हाइट कम होगी, बट ये रोलिंग है, रोलिंग में रफ पे हाइट ज्यादा होगी बेटा। इस पॉइंट को याद रखना है। क्या आपको ये पॉइंट पता था? अगर पता था तो चाहे कमेंट ना करें,
अगर नहीं पता था, अभी अभी आपको ये पता चला है कि अगर रोल करती हुई बॉडी रफ प्लेन पे जाएगी तो हाइट ज्यादा होगी, तो आप कमेंट जरूर करिएगा बेटा। तो पेपर में भी ये पॉइंट आपको बचा लेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपको ये पॉइंट है पहले से पता था। एंगुलर वेलोसिटी बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके टीचर ने नहीं बताया होगा, बहुत सारे टीचर बताते हैं, बहुत सारे नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या आपको पता था। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है बेटा। ओके, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। केस 1, अगर कोई पॉइंट मास जा रहा हो, अगर कोई पॉइंट मास जा रहा हो विद लीनियर वेलोसिटी v, ये जैसे जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक पॉइंट मास जा रहा था, ये इसका ओरिजिन से कोई पोजीशन वेक्टर था। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी। इसे मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोल देते हैं, जैसे टॉर्क को बोलते हैं ना मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो इसको भी बोल देते हैं मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम बेटा। क्या ये मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां पर ये क्या आएगा, आर क्रॉस पी का आपको पता ही है मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, ये होता है आर पी साइन थीटा बेटा। डायरेक्शन कैसी होगी, एक्सियल वेक्टर होगा, ये भी एक्सिस के अलोंग लगेगा, क्लॉकवाइज इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड बेटा। यूनिट वही मोमेंटम और आर को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। फिर ये भी वही लिखा जा सकता है आर इंटू पी परपेंडिकुलर, अगर ये पी है ये आर परपेंडिकुलर ले लेंगे, या फिर अगर आपको आर पता है तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, पी परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। अगर आपको आर पता हो तो पी परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। वो लाइन वाला फिर से नहीं लिखा बेटा, आपको बता दिया था कि एक लाइन से एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है। क्लियर है बच्चों? फिर कहता है पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कल, अगर वो सर्कल में घूम रहा है तो एंगल तो हमेशा ही कितना हो गया बेटा, 90 वी और आर में, इसलिए यहां पर साइन 90 क्या हो गया बेटा, 1 हो गया, तो ये सीधा सीधा एम वी आर लिख दिया बेटा। अब अगर आप इसको रीएडजस्ट करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आई ओमेगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा बेटा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एक पार्टिकल के लिए लिखोगे बेटा तो सभी सेम डायरेक्शन में ही घूमती हैं, तो सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई ओमेगा बेटा। फिर क्या कहता है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में वही रिलेशन है जो फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम में, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाय डी टी बेटा। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी होती है रोटेशन की हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और एल किसके बराबर होता है बेटा, एल होता है आई ओमेगा। तो अगर आप ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर बाय आई, बिल्कुल सिमिलर टू पी स्क्वायर बाय एम। क्लियर है बेटा, बात समझ आ रही है? फिर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्या कहता है बेटा, वैसा ही है ये जैसा लीनियर मोमेंटम था। लीनियर मोमेंटम के लॉ में था कि फोर्स 0 तो मोमेंटम कंजर्व, यहां कह रहा है टॉर्क 0 तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। मुझे लग रहा है मेरी आज वीडियो काफी ज्यादा बीच बीच में रुक रही है, बट उम्मीद करता हूं कि सारी, ये तो रिकॉर्ड करने के बाद ही पता चलेगा कि भाई ऑडियो तो सही गई है ना। अबाउट दैट एक्सिस बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क इज 0 एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व बेटा। फिर आता है एंगुलर इंपल्स। लीनियर इंपल्स क्या था, चेंज इन मोमेंटम। लीनियर इंपल्स क्या था बेटा हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम। एंगुलर इंपल्स क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। जब आप दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं तो ये हमारे पास एंगुलर इंपल्स है बेटा, और ये हमारे पास लीनियर इंपल्स है। अगर आप देखें तो हम यहां ये कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर इंपल्स हो गया, ये एंगुलर इंपल्स हो गया बेटा। इसके ऊपर बेस्ड हम कल जेई मेन की पीवाईक्यू में डिस्कशन जरूर करेंगे बेटा। फिर ये हमारे पास एक एसआईपी है, ये हमारे पास क्या है बेटा, एक एसआईपी है। ओके, एसआईपी रिजल्ट बेटा क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई दो, अ डिस्क इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसके ऊपर एक दूसरी डिस्क रख दें, मासेस चिपका दें इसके कॉर्नर पे, तो हमें क्या रखना होता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखना होता है, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क इन सभी केसेस में 0 लेते हैं। जब आप एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करते हैं तो हमारे पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल। अब एक दूसरे को जस्ट रख दिया
तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई। लॉस, ये हमारे पास चेंज नहीं है, ये क्या है बेटा, लॉस है। लॉस इन एनर्जी या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बेटा, ये वही है जैसी हमने कोलिजन में देखी थी बेटा। कोलिजन में देखी थी ना हमने, क्या देखा था, हाफ m1 m2 u रिलेटिव का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वो दोनों बॉडी स्टिक करती हैं और फाइनल सेम वेलोसिटी से जाती है। यहां पर भी ये दो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऑब्जेक्ट स्टिक करेंगे और फाइनली एक एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे। क्लियर है? तो वही एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आप यहां लगा सकते हैं। ये ओमेगा रिलेटिव है, अगर दोनों डिस्क का ओमेगा दिया होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा बेस्ड ऑन डायरेक्शन सेम दी है या ओपोजिट दी है। ठीक है? और अगर हमारे पास एक ही डिस्क का दिया है तो फिर ये ओमेगा आ जाएगा बेटा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोलिंग बॉडी, अगर कोई बॉडी रोल करती हुई जा रही है बेटा तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या लिखा जा सकता है, एक तो उसके लीनियर मोशन की वजह से r क्रॉस p, एक उसके रोटेशनल मोशन की वजह से i ओमेगा। इसमें एक स्पेशल केस है जो काफी सारे न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है बेटा, क्या कि अगर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रोल करता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो क्या लेंगे, mvr प्लस i ओमेगा। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है बेटा, इसलिए प्लस है। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस आ जाएगा, बट जनरली ये सेम डायरेक्शन में ही होता है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, mvr प्लस i ओमेगा बेटा। ये वाला जो है नीट वाले बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं बेटा, नॉट फॉर नीट। नीट में आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है बेटा, तो नीट वाले बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं। जेई वाले समझ सकते हैं कोलिजन विद रोटेशन बेटा। सॉरी, जब एक रॉड के साथ कोई ऑब्जेक्ट आकर टकराता है तो इसके पास एक ऐसे कंबाइंड मोशन हो सकता है बेटा। इंपल्स का क्वेश्चन तो हम उसमें देखेंगे बेटा, और ये कोलिजन वाला क्वेश्चन भी जेई मेन पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन देखेंगे, इंपल्स का भी देखेंगे। एक्सटर्नल टॉर्क, अगर एक्सटर्नल नेट फोर्स 0 हो तो चेंज इन मोमेंटम 0। एक्सटर्नल टॉर्क किसी एक्सिस के अबाउट 0 हो तो उस एक्सिस के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम क्या कर देंगे, कंजर्व कर देंगे। अगर कोलिजन इलास्टिक हो तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। इलास्टिक कोलिजन हो तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग LOI, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग LOI हम ले सकते हैं, जैसे हमने कोलिजन में लिखा था। फिर इसमें एक ये वाला भी SIP है बेटा, एक तरह का क्या है ये SIP, स्टैंडर्ड रिजल्ट, जो आपको याद रखना है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ H सच दैट, अगर आप यहां पर इंपल्स लगाओ और ये प्योर रोल कर दे तो ये वो सेम है जैसा फोर्स के लिए था, सेम एज ऑफ फोर्स बेटा। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। फिर हमारे पास क्या आती है बेटा, टॉपलिंग आती है। टॉपलिंग में क्या होता है, व्हेन द टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस। अगर हमारे पास ये कोई बॉक्स पड़ा था बेटा, ये ऐसे पड़ा था रेस्ट पे, जैसे आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई ये अपने एक एज के अबाउट उठ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, टॉपलिंग बोलते हैं बेटा। ये अब टॉपलिंग जब होती है तो हमारे पास जो टॉपलिंग है इट इज गवर्न बाय टू फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ टू फोर्सेस। एक ये जो फोर्स लग रही है बेटा, और दूसरा जो वेट लग रहा है। अगर वेट ज्यादा है तो इसको वापस ले आएगा या उठने नहीं देगा, अगर फोर्स ज्यादा है तो वो इसको ऐसे टर्न कर देगी। बट इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी है कि जब टॉपलिंग होती है तो एनआर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो इस एज पे लगता है बेटा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टॉपलिंग बेटा। क्लियर है, टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कंडीशन ऑफ टॉपलिंग मैंने अभी बताया, अगर टॉर्क ऑफ फोर्स ज्यादा होगी किसके अबाउट बेटा, एज के अबाउट, जिस एज के अबाउट ये घूम सकता है। अगर टॉर्क ऑफ फोर्स ज्यादा है तो ये टॉपल कर जाएगा। टॉर्क ऑफ फोर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टॉर्क ऑफ वेट अबाउट एज, तो ये टॉपल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इंक्लाइंड प्लेन पे एक क्वेश्चन आ जाता है बेटा, इसको डिराइव करते हैं पूरा क्लासेस में कि ये टॉपल करेगा या नहीं। अगर आप एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट ऐसे रख दो बेटा तो ये टॉपल कर जाएगा कम एंगल पे ही, अगर ये ऐसे फ्लैट सा ऑब्जेक्ट हो तो ये टॉपल नहीं करेगा। तो टॉपलिंग की कंडीशन किससे होती है, एच से। अब जितना एच बढ़ता जाएगा
जितना एच बढ़ता जाएगा उतने छोटे एंगल पे ये टॉपल कर जाएगा। तो tan थीटा किससे बड़ा होना चाहिए बेटा, b बाय एच से। तो ये हमारे पास टॉपल कर जाएगा। क्लियर है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, विड्थ पे, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट इसे रोकेगा, और किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे। क्या ये बात समझ में आई बेटा आपको, क्लियर है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल। जैसे मैंने कहा, अगर ये कोई ऐसे ब्लॉक पड़ा है बेटा, ज्यादातर केसेस में एनएलएम पढ़ लिया, वर्क पावर एनर्जी पढ़ ली, सभी केसेस में हम एनआर को सेंटर से पास करते हैं बेटा। कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रही जो इसको मूव कराने की कोशिश करे। बट जब ये टॉपल करता है, इस एज के अबाउट उठता है, तो जो नॉर्मल है वो एज में से पास करती है। यानी कि जो नॉर्मल है वो सेंटर से लेकर एज के में से मूव कर सकती है स्लाइड। अब बीच वाली कोई कंडीशन है, ना तो ये टॉपल कर रहा है ना, और साथ में इसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो इस फोर्स की टॉर्क को कौन बैलेंस करेगा। इस फोर्स की टॉर्क को बैलेंसिंग के लिए ये एनआर सेंटर से एज तक शिफ्ट हो जाता है बेटा। एनआर शिफ्ट टू बैलेंस द टॉर्क। इसके ऊपर भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है बेटा, फाइंड द डिस्टेंस। ये मैंने एक क्वेश्चन ही करके दिखा दिया, पूरा का पूरा एग्जाम्पल जो क्लास में भी लेते हैं, 3-4 एग्जाम्पल लेते हैं क्लास में। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ ब्लॉक। अगर ये ब्लॉक है तो इस फोर्स की वजह से अगर मैं टॉर्क देखूं P पॉइंट के अबाउट, तो कितनी होगी 40 इंटू 2a। वेट की वजह से टॉर्क कितनी है 200, वेट इंटू ये डिस्टेंस कितना है बेटा, ये वाला a/2। तो ये कितना बच गया, क्योंकि मैंने यहां पर ऊपर कितना लिया है, a लिया है, जानबूझ के ऐसे लिया है बेटा डिस्टेंसेस। ठीक है, तो ये कितना आ गया 100। अब ये वाली टॉर्क कम है तो ये टॉपल नहीं करेगा, टॉपल नहीं करेगा। बट इस टॉर्क को बैलेंस कौन करेगा, ये तो अनइक्वल टॉर्क है, इसके अबाउट फ्रिक्शन की टॉर्क तो 0 है। अब ये दोनों टॉर्क बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होना चाहिए, इधर नहीं तो इधर होना चाहिए बेटा। इस टॉर्क को कौन बैलेंस करेगा, इस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए एज ऑब्जेक्ट इज एट ब्लॉक टॉर्क नेट 0 होनी चाहिए। तो यहां पर ये नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है। तो इस P पॉइंट के अबाउट इसकी टॉर्क, ये क्लॉकवाइज है तो हमने पॉजिटिव लिख ली, इसकी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, इसके अबाउट घुमा रहा है तो हमने ये नेगेटिव लिख ली। इसकी टॉर्क अगर आप देखें तो ये क्लॉकवाइज है। ये पता चलता है ना आपको टॉर्क। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ये एक्सेस है, यहां फोर्स लगी तो ये ऑब्जेक्ट किधर घूमेगा, ऐसे ही तो घूमेगा बेटा। तो ये टॉर्क कैसी हो गई, क्लॉकवाइज। अगर ये एक एज है, इधर फोर्स लगाई तो ये ऑब्जेक्ट किधर घूमेगा, इधर घूमेगा, तो ये क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। तो वैसे ही कुछ यहाँ है, फोर्स इधर लगी तो इट हैज टेंडेंसी टू रोटेट, फोर्स इधर लगी बेटा इट हैज टेंडेंसी टू रोटेट, फोर्स इधर लगी तो इट हैज टेंडेंसी टू रोटेट बेटा। तो ये एनआर इंटू एक्स हो गया बेटा। यहां से आपने एक्स फाइंड कर लिया, हमें सेंटर से निकालना था, ये a/2 था, ये x है, तो ये y कितना हो गया 0.4 हो गया बेटा। क्या ये बात समझ रहे हैं। लास्ट क्यूबिकल ब्लॉक, अगर ये हमारे पास रफ प्लेन पे पड़ा हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा जो आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर भी बच्चे अक्सर क्वेश्चन में मार खा जाते हैं। अगर ये ब्लॉक हमारे पास रेस्ट कर रहा है बेटा, तो इसकी टॉर्क क्या होनी चाहिए 0। टॉर्क 0 तो किस किस की, मैं किस में से ले रहा हूं, सेंटर में से। ये भी सेंटर से पास कर गया, ये भी सेंटर से, तो इन दोनों की टॉर्क तो 0 हो गई। बचा क्या, एक तो फ्रिक्शन और एक क्या बचेगा यहां पर बेटा, नॉर्मल। एक क्या बचेगा बेटा यहां पर, नॉर्मल। देखिए अगर मैं ये नहीं बताता, सीधा पीडीएफ डाल देता तो ये गलत हो जाता ना बेटा काम। तो एक बचेगा हमारे पास नॉर्मल। नॉर्मल कहां लगेगा, इस तरफ लगेगा बेटा। नॉर्मल किस तरफ लगेगा बेटा, इधर लग जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई। तो ये हमारे पास नॉर्मल हो गया। तो इन दोनों की वजह से तो 0 है, इन दोनों की वजह से तो 0 है बेटा। ठीक है, एक तो फ्रिक्शन की वजह से होगा और एक नॉर्मल की वजह से। तो नॉर्मल और फ्रिक्शन की वजह से क्या हो गया बेटा, इक्वल एंड ऑपोजिट। नॉर्मल की वजह से जो टॉर्क है वो नेगेटिव ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क है, तो मैग्नीट्यूड में ये दोनों क्या हो गए, बराबर। अब अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन किसके बराबर होगी बेटा, वो होगी mg sin थीटा, लिख रहा हुआ
mg साइन थीटा के बराबर। तो mg साइन थीटा इंटू ये डिस्टेंस कितना था बेटा, a/2। तो ये कितना आ गया, mg साइन थीटा इंटू a/2। तो इसी के साथ हमारा ये वन शॉट वीडियो, शॉर्ट नोट्स, क्विक रिवीजन वीडियो बेटा फ्रॉम रोटेशनल मोशन खत्म होता है। हाई वेटेज चैप्टर है बेटा नीट एंड जेई के लिए। हर साल दो तीन क्वेश्चन नीट में देखने को मिलते हैं और जेई के ऑलमोस्ट सभी पेपर में एक क्वेश्चन तो है ही, किसी किसी में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूं पूरी वीडियो समझ में आई होगी। नोट्स डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड करके बेटा, डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड करके रिवाइज जरूर करिएगा, फिर जेई मेन पीवाईक्यू हमारे साथ सॉल्व करिएगा बेटा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।